5 जून 2023 को हैदराबाद के एक पुलिस थाने में एक मंदिर का पुजारी अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाता है। इस मामले में आगे जांच बढ़ती है तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खुलासे होने शुरू होते हैं कि पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। कुछ अपनी लड़की के दोषी निकलते हैं। पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद रिश्ता भी शर्मसार होता है और अंत में हुए खुलासे के बाद जो लोग लड़की के साथ हुए हादसे को ऑफ ट्रैक कर्मा का नाम देने लगते हैं। वह आखिर क्या है? इस कोर्टगंद अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी, लड़की के साथ क्या हुआ, क्या कुछ था और आखिर लड़की ने ऐसा क्या किया था कि उसके मरने के बाद लोग इसके ऑक्टर ऑफ कर्मा के नाम से देने लगे। चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, यह मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एक्सप्रेस पुलिस स्टेशन के पास पुलिस अधिकारी जब अपने अपने काम में बिजी थे तभी शरीर पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए और माथे पर तिलक लगाए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होता है। पुलिस वालों को यह व्यक्ति अपना नाम अयागिरी साई कृष्ण बताता है। इसकी उम्र लगभग 36 साल थी। पुलिस वालों के सामने अयागिरी बताता है कि 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी रंगती को अपने कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाना था। मैं अपनी भांजी को यह ड्रॉप करके अपने घर चला गया। उसकी थोड़ी देर बाद जब भांजी को मोबाइल पर फ़ोन करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा था। यहाँ तक कि काफ़ी देर इंतज़ार के भी बाद उसका मोबाइल ऑन नहीं हुआ। कई दोस्तों से भी उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उसके दोस्तों ने भी बताया कि अप्सरा के बारे में उनको पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के सामने अयागिरी साई कृष्णा बताते हैं। पुलिस के सामने अयागिरी साई कृष्णा खुद को हैदराबाद के सरूर नगर इलाके के मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू की जाती है। पुलिस के सामने अयागिरी ने बयान दिया था कि आखिर वह अप्सरा उसी के साथ कार में बाहर गई थी। इसलिए पुलिस वाले इस बात को कन्फर्म करने के लिए अप्सरा की मां से सबसे पहले मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आखिरी बार आपकी बेटी अयागिरी के साथ ही बाहर गई थी। अप्सरा की मां पुलिस वालों को बात पर सहमति जताती है। जैसे कि पहले अयागिरी ने बयान दिया था कि 3 जून की रात को ही उसने अपनी भांजी को शमशाबाद के लोकेशन पर ड्रॉप किया था। वहां से अफसर को चंद्राचलम जाना था, जहां उसके दोस्त का उनका इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा के पिकअप लोकेशन से लेकर अयागिरी द्वारा बताए गए अनुमति ड्रॉप लोकेशन को मार्क करते हैं। अब इसी बीच मिलने वाले एक ही दिन सीसी फुटेज को निकालने का फैसला किया जाता है। अयागिरी द्वारा बताए गए पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी लगभग 21 किलोमीटर की आसपास थी। शुरुआती जांच में पुलिस वालों को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लड़की का पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि पुलिस वाले एक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करें और पुलिस वाले ऐसा भी करते हैं। जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के पास से मिली सीसीटीवी फुटेज से होती है और उस घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है। उसमें अप्सरा अपने मामा अयागिरी साई कृष्ण के साथ जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह अयागिरी का यह बयान तो सही पाया जाता है कि आखिर बात उसके साथ घर के बाहर गई थी।
अब पुलिस वाले द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास सीसीटीवी फुटेज को निकालने का फैसला करते हैं। इस इलाके के आसपास कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों को छान मारते हैं। एक भी फुटेज में आयागिरी अपनी कार से अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नज़र नहीं आता है। पुलिस वाले अपनी जांच का इस बढ़ाते हुए आयागिरी द्वारा बताई गई लोकेशन की ओर आगे जाकर आसपास के इलाके में भी जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि आयागिरी ने कहीं पर भी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया है। जब कहीं से भी पुलिस वालों को अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो पुलिस वाले एक बार फिर से आयागिरी से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। जब इस मामले में दोबारा से आयागिरी से पूछताछ करने की शुरुआत होती है, तो पुलिस के सामने वह हड़बड़ा सा जाता है और अब दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब कि आयागिरी ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। जब आयागिरी अपना बयान बदलने लगता है, तो पुलिस वालों को इस पर शक होने लगता है। शक होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती है, ये गिरी पुलिस वालों को नई नई कहानियाँ सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान बदलने लगता है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता, क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं। आयागिरी सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। पुलिस के सामने जब आयागिरी मामले की सच्चाई बताता है, तो हर कोई शौक रह जाता है। आयागिरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसने उसे मार दिया है। पुलिस वालों को सामने आयागिरी बयान देता है कि 3 जून की रात घूमने जाने के बहाने से अपनी भांजी अप्सरा को वो अपनी कार में बैठाता है। फिर वो उसे शमशाबाद के एक बेहती सुनसान इलाके की पहाड़ी पे ऊपर लेकर चला जाता है, जहां इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस होती है। और फिर यहीं पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर आयागिरी अपनी भांजी के मुंह पर ज़ोर से मार देता है। एक बार नहीं, बल्कि लगातार आयागिरी अप्सरा के चेहरे पर पत्थर से वार करता है। बड़ी बेरहमी से उसे कुचलकर मार देता है। अपनी भांजी की जान लेने के बाद आयागिरी को लाश ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगती है। इसलिए पहले तो वह लाश को एक प्लास्टिक के अच्छे से लपेट लेता है और फिर उसे अपनी कार की डिग्गी में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां लाश को जलाया जा सके। इस लाश के तलाश में एक और सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपनी गाड़ी खड़ी करके तलाश में लग जाता है, मगर उसे एक लाश को जलाने लायक लकड़ी नहीं मिलती। इसके अलावा उसे पकड़ जाने का डर भी सताने लगता है। इसलिए अब वो लाश को जलाने का अपना फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। लाश को गाड़ी की डिग्गी में रखकर अपने घर की पार्किंग में ही खड़ी रखता है और फिर मौका मिलते ही कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है, जहां वो पुजारी तौर पर काम किया करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था। इस दफ्तर के आसपास एक बड़ा सा मैन होल था। जब चारों तरफ सन्नाटा पर पसर जाता है, तो आयागिरी अपनी कार से इसी मैन होल में पास लेकर जाता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को उसी मैन होल में डालकर इसका ढक्कन बराबर से बंद कर देता है, कभी भी कोई इस लाश तक ना पहुंच पाए। इसलिए आयागिरी 2 ट्रक मिट्टी भी उस मैन होल के ऊपर डलवा देता है। हालांकि ट्रक मिट्टी डलाने से बावजूद अगले दिन आयागी नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैन होल से बाहर आ रही है। इसलिए वो फिर से मिट्टी हटाकर पहले मैन होल के ऊपर अच्छे से सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है, मिट्टी से ढक देता है। अब आयागिरी को लगने लगता है कि उसने सही जगह लाश को ठिकाने लगा दिया है। अब वह कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि
एक समस्या थी। उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिर बाहर आयागिरी लेकर बाहर गया है। ऐसे में वह पुलिस से शिकायत कर सकती है, इसलिए किसी को शक न हो, इसलिए आयागिरी खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी की गायब शिकायत दर्ज करवा देता है। मगर उसकी यह चालाकी काम नहीं आती और पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। अब पुलिस वाले हत्या के मोटिव के बारे में पता लगाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वाले आयागिरी से हत्या के कारण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आयागिरी कुछ और चौंका देने वाला खुलासा करता है। आयागिरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और आयागिरी पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। देखते ही देखते दोनों का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बीच बेहद करीब आ जाते हैं। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अप्सरा गर्भवती हो गई है। प्रेग्नेंट की बात जब सामने आती है तो अप्सरा आयागिरी पर दबाव बनाने लगती है। अब ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि जितनी जल्दी हो तुम मुझसे शादी कर लो। मगर आयागिरी के सामने समस्या यह थी कि उसकी शादी कई साल पहले किसी दूसरी लड़की से हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। यह बात अप्सरा भी जानती थी, इसलिए वह लगातार अप्सरा को समझाने की कोशिश करता है। इस पर अप्सरा कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अप्सरा और आयागिरी का पहले से एक रिश्ता था। इसलिए अप्सरा के लाख कहने के बावजूद शादी के लिए मना करता रहता है। इस बीच आयागिरी के समझाने पर अप्सरा अपना ऑप्शन करवा लेती है। इस बीच आयागिरी के समझाने पर अप्सरा अपना ओवर्स करवा लेती है। ऑडिशन के बाद वह लगातार शादी के लिए दबाव बनाती रहती है। इसके बीच बाद आयागिरी खौफनाक प्लान बनाना शुरू करता है। 3 जून की रात आखिरी बार लॉन्ग ड्रॉप करने के बहाने अप्सरा को लेकर घर से बाहर निकलता है। फिर उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। वहाँ तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकता, मगर यह भी अप्सरा को समझाने के लिए तैयार ही नहीं होती। और फिर वह लगातार हमले करके तब तक अप्सरा को मारता है जब तक कि उसे अप्सरा के मरने का यकीन नहीं होता। इस खुलासे के बाद आयागिरी गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में आयागिरी का इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी सामने आता है। सबसे पता चलता है कि उसे अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था, हाउ टू किल ह्यूमन बीइंग। आगे कुछ दिनों की पूछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। एक मामा भांजी के अवैध रिश्ते और हत्या की खबरें सतुर्या बोतल शुरू कर देती हैं और आसपास के राज्यों की खबरें भी इस खबर को कवर किया जाता है। अभी ये खबर जब तमिलनाडु पहुंचती है तो अप्सरा से जुड़ा एक बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। दरअसल यह खबर मीडिया के जरिए तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की महिला तक पहुंचती है, तो वो मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करती है कि आयागिरी ने उस लड़की कुरंगी अप्सरा की हत्या की है। वो उसकी बहू है और इस बहू के चलते उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। आगे इस मामले में पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कांपेटूर के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक राजा एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। कार्तिक की मां के अनुसार शादी के बाद अप्सरा की मां के अरुणा भी अपनी बेटी के यहीं रहने चली जाती है। बेटे कार्तिक के पैसों पर ऐश करना शुरू कर देती हैं। यह लोग आए दिन 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। रोज़ाना कार्तिक को शॉपिंग करवाने का दावा बनाने लगती है। कार्तिक के पैसों से हमेशा महंगी से महंगी ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देती है। यह बात सच थी कि कार्तिक अच्छा पैसा कमा रहा था, मगर जब कार्तिक की बीवी और सासू माँ पे
हताशा पैसा खर्च करने लगती हैं, तो कार्तिक की भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ से जाती है और वह अपनी सासू माँ और बीवी के शौक़ को पूरा करने के लिए 25 लाख का लोन ले लेता है। कार्तिक का यह पैसा भी ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद भी यह लोग कार्तिक पर ज़्यादा पैसा लेने का दावा बनाने लगते हैं, मगर अब कार्तिक की हिम्मत जज्बात देने लगती है और वह पैसा देने से मना कर देता है। कार्तिक की मां के अनुसार जब कार्तिक पैसा देने से मना कर देता है तो अप्सरा अपनी मां के कहने पर कार्तिक पर दहेज का केस दर्ज करा देती है। कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब 15 दिन बाद बेल मिलने के बाद जब कार्तिक जेल से बाहर आता है तो समाज में उसे काफ़ी ताने सुनने मिलते हैं। इस शर्मिंदगी की वजह से कार्तिक एक दिन अपने हाथों से अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है और जब कार्तिक की मौत की जानकारी अप्सरा को उसकी मां को मिलती है, रातों रात चुपके से हैदराबाद चली जाती है। कोई भी इन दोनों से संपर्क ना कर पाए, इसलिए दोनों अपना पुराना सिम भी बंद करवा देता है। नया नंबर ले लेते हैं। अब ये हैदराबाद में रहते हुए यगरी और अप्सरा की नज़दीकी बढ़ती है और फिर यह नज़दीकी बढ़ते बढ़ते अप्सरा की मौत पर जाकर ख़त्म होती है। फर्जी केस उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने और उसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान की बात सामने आती है तो लोग अप्सरा के साथ हुए घटना को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं। अब बात करें तो अप्सरा की हत्या करने वाला अयगिरी साइकेट सलाखों के पीछे बंद है और मामला अदालत में चल रहा है। अयगिरी को अदालत में क्या सज़ा मिलती है वह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। तो मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।